शाम के 6:30 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का शोर अपने चरम पर था, लेकिन सुप्रिया की सफ़ेद होंडा सिटी के भीतर एक अजीब सी शांति और उत्तेजना का मिश्रण था। खिड़की से बाहर गुजरती पीली स्ट्रीट लाइट्स उसके चेहरे पर बारी बारी से चमक पैदा कर रही थी। उसकी बगल वाली सीट पर एक भूरे रंग का लिफाफा रखा था, जिस पर कॉन्फिडेंशियल की मुहर लगी थी। यह सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं था, ये उसके इतने सालों के संघर्ष, रातों की नींद और ऑफिस की फाइलों के बीच दबी उसकी पहचान का प्रतिफल था। वह अब एक शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर बन चुकी थी। मैडम बधाई हो, मिठाई कब खिला रही हैं? ऑफिस से निकलते वक्त चपरासी रामदीन के इन शब्दों ने उसे हकीकत का एहसास कराया था। उसने 4 ऐसे सीनियर अधिकारियों को पीछे छोड़ा था जो पद और उम्र में उससे कहीं बड़े थे। उसे पता था कि कल से ऑफिस की राजनीति बदल जाएगी। कुछ लोग पीछे से जलेंगे, कुछ सामने से चापलूसी करेंगे, लेकिन उसका मन इस वक्त कहीं और था। वह इस खुशी को शेखर के साथ बांटना चाहती थी। गाड़ी चलाते हुए उसने एक हाथ से अपना फ़ोन उठाया। अंगूठा शेखर के नंबर पर गया, लेकिन वो फिर रुक गई। नहीं, फ़ोन पर नहीं, मैं उसकी आंखों में वो गर्व देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब उसे ये बताऊँ तो वह मुझे अपनी बाहों में भर ले और कहे कि मुझे पता था तुम ये कर सकती हो। उसने मन ही मन सोचा। रास्ते के एक मोड़ पर ट्रैफिक सिग्नल लाल हो गया। सुप्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें सामने सड़क पर थी, लेकिन दिमाग के पर्दे पर पुरानी यादों की रील घूमने लगी थी। वो सोच रही थी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितने समझौते किए थे। समाज के लिए वह एक सफल बैंकर थी, पर उस सफलता के पीछे की थकान सिर्फ वही जानती थी। सुप्रिया के विचार उसे कुछ साल पीछे ले गए। विवाह से पहले का वह दिन जब शेखर का परिवार उसे देखने आया था। कमरा फूलों की खुशबू और चाय की महक से भरा था। शेखर के पिता दिनेश जी एक गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उसकी माँ अमिता जी की आंखों में एक पारखी नज़र थी। शेखर और सुप्रिया को कुछ पल अकेले बात करने के लिए भेजा गया था। शेखर ने मुस्कुराते हुए पूछा था, सुप्रिया, तुम बैंक में जॉब करती हो, काम का दबाव बहुत रहता होगा, क्या तुम शादी के बाद ये सब जारी रख पाओगी? सुप्रिया ने आत्मविश्वास से कहा था, शेखर, मेरी नौकरी मेरी पहचान है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, परिवार मेरी प्राथमिकता रहेगी। तभी अमिता जी अंदर आई और उन्होंने वह सवाल दागा जो आज भी सुप्रिया के कानों में गूंजता था। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी बात है, पर अगर कभी ऐसा मोड़ आए कि तुम्हें ऑफिस और घर में किसी एक को चुनना पड़े तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? सुप्रिया की माँ ने उसे कोने में ले जाकर पहले ही समझा दिया था, बेटा, ये लोग बहुत संस्कारी और बड़े घर के हैं, कोई ऐसी बात मत कहना जिससे रिश्ता हाथ से निकल जाए। आज के दौर में झुकना ही समझदारी है। माँ की उस सीख को याद करते हुए सुप्रिया के होठों से अनायास ही निकल गया, माँ जी, बेशक परिवार ही सबसे पहले होगा। काम तो आता जाता रहता है, पर रिश्ता एक ही बार जुड़ता है। सासू माँ के चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वो रिश्ता पक्का हो गया, पर उस दिन सुप्रिया ने खुद से एक छोटा सा झूठ बोला था। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक संदूक में बंद कर दिया था, ये सोचकर कि वक्त आने पर वह इन्हें फिर से खोल लेगी। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे। जल्द ही हकीकत के कांटों ने चुभना शुरू कर दिया। शेखर एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसका काम और समय अनिश्चित था। सुप्रिया ने महसूस किया कि संयुक्त परिवार में रहना सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, बल्कि ये एक 24 घंटे की ड्यूटी है। सुबह 6 बजे की अलार्म बेल सुप्रिया के लिए एक युद्ध का बिगुल की ड्यू होती थी। बहू, ज़रा देखना ड्राइवर आया या नहीं, और हाँ, पापा की चाय में अदरक थोड़ी ज़्यादा डालना। सासू माँ की आवाज़ बेडरूम तक आती थी। सुप्रिया रसोई में भागती, एक तरफ चाय उबल रही होती तो दूसरी तरफ वो अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस कर रही होती। नाश्ते की मेज पर सबको उनकी पसंद का खाना देना उसकी जिम्मेदारी थी। सुप्रिया,
मेरी ब्लू फाइल कहाँ है? शेखर चिल्लाता। बहू, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी है? ससुर पूछते। इन सब के बीच सुप्रिया अपना टिफिन पैक करना भी भूल जाती। ऑफिस पहुंचते ही उसे फाइलों के ढेर और ग्राहकों की शिकायतों का सामना करना पड़ता। लंच ब्रेक में भी वह घर की सब्जियों की लिस्ट बना रही होती। कभी कभी जब वह रात को 11 बजे थक कर बिस्तर पर गिरती तो शेखर कहता, आज प्रेजेंटेशन बहुत लंबा खिंच गया, बहुत थकान है। सुप्रिया कहना चाहती थी कि थकान मुझे भी है शेखर, मुझे भी एक कप चाय कोई लाकर दे दे, पर वो चुपचाप उठती और शेखर के पैर दबाने लगती। यही वह विनम्रता थी जिसे उसकी माँ ने दिलों पर राज करने का मंत्र बताया था। विवाह के 2 साल बाद जब सुप्रिया ने अपनी पहली प्रेगनेंसी की खबर घर में दी तो सासू माँ ने उसे गले लगा लिया। दिनेश जी सुनिए, हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। अमिता जी की खुशी का ठिकाना ना था। उन दिनों सुप्रिया को थोड़ी राहत मिली क्योंकि रसोई का काम नौकरानी और सासू माँ ने संभाल लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शांत रविवार की दोपहर जब पूरा परिवार हॉल में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक दिनेश जी का हाथ उनके सीने पर गया। अमिता, बहुत बेचैनी हो रही है, हवा नहीं आ रही है। उनके शब्द लड़खड़ाने लगे। शेखर घबरा गया। पापा, क्या हुआ? सुप्रिया, जल्दी पानी लाओ। जब तक वे अस्पताल पहुंचते सब खत्म हो चुका था। मैसिव हार्ट अटैक। उस दिन घर की छत ही जैसे उजड़ गई। अमिता जी तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। वे ना रोती थी ना बोलती थी। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी गर्भवती सुप्रिया ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है। उसे ना सिर्फ अपना बच्चा संभालना है बल्कि अपनी टूट चुकी सासू माँ को भी सहारा देना है। उसने उस रात ठान लिया कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगी ताकि माँ जी को अकेलापन ना खले। पर तभी उसके अंतर्मन से आवाज़ आई, अगर मैंने आज हार मान ली तो पापा का वो सपना टूट जाएगा जो उन्होंने मेरी आंखों में देखा था। उसने अपनी सिसकियां रोकी और खुद को मजबूत किया। कुछ महीनों बाद सुप्रिया ने एक नन्ही परी को जन्म दिया, अनन्या। घर में फिर से खिलौनों की खनक सुनाई देने लगी, लेकिन अमिता जी के व्यवहार में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ गया था। पति के जाने का दुख और अकेलेपन ने उन्हें कड़वाहट बना दिया था। जब सुप्रिया की 6 महीने की छुट्टी ख़त्म हुई और उसने वापस ऑफिस जाने की बात की तो सासू माँ का चेहरा उतर गया। इतनी भी क्या जल्दी है नौकरी की? बिटिया भी छोटी है, क्या पैसे की कोई कमी है घर में? अमिता जी ने ताना मारा। माँ जी, पैसे की बात नहीं है, इतने साल की पढ़ाई और मेहनत बेकार चली जाएगी, सुप्रिया ने नरमी से समझाया। हाँ हाँ, आजकल की लड़कियों को बस अपनी आज़ादी चाहिए। हमारे ज़माने में तो हम बच्चों के लिए जान वार देते थे। सासू माँ ने बुदबुदाते हुए अनन्या को अपनी गोद में ले लिया। ऑफिस जाने का पहला दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अनन्या अभी मुश्किल से 7 महीने की हुई थी। उसे घर पर एक नई नौकरानी और सासू माँ के भरोसे छोड़ना सुप्रिया के कलेजे पर पत्थर रखने जैसा था। सुबह जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो सासू माँ ने अनन्या को गोद में लेकर उसे दरवाजे तक छोड़ा। अनन्या की छोटी छोटी उंगलियां सुप्रिया के पल्लू को पकड़ रही थी। देख लो बहू, बच्ची रो रही है। माँ का दूध छोड़कर अब ये बाहर का दूध पिएगी। क्या सच में ये नौकरी इतनी ज़रूरी है? सासू माँ की आंखों में उलाहना साफ था। सुप्रिया ने बिना कुछ कहे अनन्या का माथा चूमा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। कार स्टार्ट करते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरे रास्ते उसे लगा जैसे वह एक स्वार्थी माँ है। ऑफिस में भी हालात आसान नहीं थे। देरी से पहुंचने पर उसका मैनेजर कटाक्ष करता, मैडम अगर घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा हो तो पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं देख लेती? बैंक की नौकरी आपके बस की बात नहीं लग रही। उन दिनों सुप्रिया वॉशरूम में जाकर छुप कर रोती थी। उसे लगता था कि वह ना तो एक अच्छी माँ बन पा रही है और ना ही एक अच्छी कर्मचारी। वह एक चौराहे पर खड़ी थी जहाँ हर रास्ता उसे अपराधी महसूस करा रहा था। ऑफिस में जब वो फाइलें चेक कर रही थी तभी उसका ध्यान फ़ोन पर लगा रहता था
कि कहीं घर से कोई कॉल तो नहीं आया। दोपहर में जब उसने सासू माँ को फ़ोन किया तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा, बच्ची सो गई है, रो रो कर थक गई थी। तुम अपने काम पर ध्यान दो, यहाँ की फ़िक्र छोड़ो। इन शब्दों ने उसे अंदर तक चीर दिया। उसे लगने लगा कि वो अपनी सफलता की कीमत अपनी ममता से चुका रही है। पर शाम को जब वो घर लौटी और अनन्या उसकी गोद में आकर खिलखिलाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि संघर्ष तो करना ही होगा अपनी बेटी के बेहतर भविष्य और खुद के वजूद के लिए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। अनन्या अब 4 साल की हो गई थी और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। तभी एक रात जब शेखर और सुप्रिया छत पर टहल रहे थे, शेखर ने एक गंभीर बात छेड़ी। सुप्रिया, अनन्या अब बड़ी हो रही है। वो अक्सर पूछती है कि उसका कोई भाई या बहन क्यों नहीं है। मुझे लगता है हमें एक और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। घर में एक और रौनक आ जाएगी। सुप्रिया ठिठक गई। उसने अभी अभी बैंक में प्रमोशन के लिए परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। उसे लगा जैसे उसके करियर के पैरों में फिर से जंजीरें बांधी जा रही है। शेखर, क्या अभी ये सही समय है? मैं अपने करियर से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूँ। एक और बच्चा मतलब फिर से वही 2 साल का ब्रेक, वही थकान। शेखर ने उसका हाथ थाम लिया। मैं समझता हूँ सुप्रिया, पर परिवार भी तो ज़रूरी है। माँ जी भी चाहती हैं कि घर का वंश आगे बढ़े। तुम जानती हो ना, वे पिछले कुछ समय से कितनी अकेली पड़ गई हैं। सुप्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसे लगा कि एक पत्नी और बहू के रूप में उसकी इच्छाओं का बलिदान देना ही इस घर की शांति का एकमात्र रास्ता है। उसने भारी मन से सहमति दे दी, पर इस बार उसने खुद को वादा किया कि वह इस बार अपनी नौकरी को आँच नहीं आने देगी। जैसे ही घर में दूसरी बार खुशखबरी मिली, सासू माँ के चेहरे पर वर्षों बाद एक चमक दिखी। उन्होंने मंदिर में पूजा रखवाई और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। लेकिन एक शाम जब वे दोनों बैठकर सब्जियां काट रही थी तो सासू माँ ने असली बात कह दी। बहू, इस बार भगवान से यही मांगना कि कुल का दीपक आ जाए। अनन्या तो पराया धन है, कल को चली जाएगी। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही होता है। सुप्रिया को झटका लगा। वो आधुनिक ख्यालों वाली महिला थी। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ जी, बेटा हो या बेटी, आज के समय में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए ना, मैं भी तो बहू होकर इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। सासू माँ का चेहरा तमतमा गया। बहू, बहस मत करो। पढ़ लिख गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि परंपराएं भूल जाओ। एक बेटा होगा तो शेखर का नाम चलेगा। बस इतना ध्यान रखना कि इस बार कोई कमी ना रह जाए। सुप्रिया का मन कड़वाहट से भर गया। उसे लगा कि वो एक इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक वंश आगे बढ़ाने वाली मशीन समझी जा रही है। उस रात वो शेखर से भी नहीं बोली। उसे समझ आ गया था कि समाज चाहे कितना भी आधुनिक होने का दावा करे, महिलाओं के लिए लड़ाई आज भी वही पुरानी है। 9 महीने का समय कठिनाइयों से भरा रहा। ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था और घर में सासू माँ की उम्मीदों का बोझ। आखिरकार ईश्वर ने सासू माँ की सुन ली और सुप्रिया ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आरव। पूरे घर में जश्न का माहौल था। सासू माँ ने आरव को अपनी आंखों का तारा बना लिया। लेकिन सुप्रिया के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई थी। अब उसे एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की परवरिश, सासू माँ की बढ़ती उम्र की बीमारियाँ और बैंक की अपनी वरिष्ठता को संभालना था। नींद उसके लिए एक विलासिता बन गई थी। वो रात भर आरव को चुप कराती और सुबह ऑफिस जाने के लिए फाइलें तैयार करती। कई बार ऑफिस की मीटिंग्स में उसे उबासी आ जाती तो उसके पुरुष सहकर्मी आपस में फुसफुसाते, इन औरतों को घर पर ही रहना चाहिए, ऑफिस इनके बस का नहीं है। काम पर ध्यान कम और घर पर ज़्यादा रहता है इनका। सुप्रिया ने ये बातें सुनी, पर उसने प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम की गति बढ़ा दी। उसने तय किया कि वह अपनी परफॉर्मेंस से उनका मुंह बंद करेगी। आरव अब स्कूल जाने लगा था। सुप्रिया के जीवन में एक ठहराव सा आ गया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी भी जीवित थी। बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद के लिए वैकेंसी निकली थी। ये एक बहुत बड़ा पद था जिसके लिए 4 अन्य सीनियर पुरुष अधिकारी भी दौड़ रहे थे। सुप्रिया ने रात भर जाग कर बैंकिंग रेगुलेशन और नए नियमों का अध्ययन किया। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करती, बच्चों का टिफ़िन तैयार करती और फिर ऑफिस के लिए निकलती।
एक दिन शेखर ने उसे देर रात तक पढ़ते देखा तो कहा, सुप्रिया क्यों इतनी जान दे रही हो? मैं कमा तो रहा हूँ अच्छा खासा, तुम्हें इतनी भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है? सुप्रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये मेरी मेहनत और मेरी काबिलियत की लड़ाई है। मैं साबित करना चाहती हूँ कि एक माँ और एक बहू भी मैनेजर बन सकती है। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? शेखर चुप हो गया। उसे पहली बार सुप्रिया की आंखों में वो चिंगारी दिखी जिसे वह सालों से दबाए हुए थी। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया जो एक मूक समर्थन था। अब सुप्रिया को सिर्फ परिणाम का इंतज़ार था जो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाला था। ऑफिस में आज एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। आज प्रमोशन की लिस्ट जारी होने वाली थी। बैंक के गलियारों में सन्नाटा था, पर सबकी निगाहें नोटिस बोर्ड और इंटरनल मेल पर टिकी थी। सुप्रिया ने अपनी डेस्क पर बैठकर भगवान का नाम लिया और अपना कंप्यूटर लॉगिन किया। अचानक उसके इनबॉक्स में एक नया मेल चमका। विषय था अनाउंसमेंट ऑफ ब्रांच मैनेजर कैडर 4। सुप्रिया के हाथ कांपने लगे। उसने माउस पर उंगली रखी और क्लिक किया। जैसे ही लिस्ट खुली सबसे ऊपर उसका नाम सुप्रिया शर्मा चमक रहा था। ओह माय गॉड, उसके मुंह से अनायास ही निकला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने खन्ना साहब, मिस्टर चोपड़ा और त्यागी जी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया था जो इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला और उसके सहयोगी वर्मा जी अंदर आए। बधाई हो सुप्रिया जी, आपने तो कमाल कर दिया। हम सबको लग रहा था कि मैनेजमेंट किसी पुरुष अधिकारी को ही चुनेगा, पर आपकी मेहनत ने साबित कर दिया कि काबिलियत ही मायने रखती है। धीरे धीरे पूरा स्टाफ जमा हो गया। सुप्रिया ने अपनी खुशी साझा करने के लिए तुरंत चपरासी को बुलाकर मिठाई मंगवाई। ऑफिस में उत्सव का माहौल था, पर सुप्रिया का मन घर भागने को बेताब था। वह यह खबर शेखर को सुनाकर उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। उसने सोचा आज शेखर को एहसास होगा कि उसकी पत्नी ने क्या हासिल किया है। ऑफिस से घर का रास्ता करीब 50 मिनट का था, पर आज उसे लग रहा था जैसे सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही। गाड़ी चलाते समय वह अपने प्रमोशन लेटर को बार बार छू रही थी। वो कल्पना कर रही थी कि घर पहुंचते ही क्या होगा। शायद शेखर मुझे सरप्राइज़ डिनर पर ले जाए, या सासू माँ आज मेरी तारीफ़ में कुछ कहे। शायद आरव और अनन्या मुझे गले लगा ले। उसने मन ही मन सोचा। उसने फ़ोन करके शेखर को बताना चाहा, पर फिर सोचा कि चेहरे के भाव देखना ज़्यादा सुखद होगा। रास्ते में उसने एक बड़े बुके की दुकान देखी। उसका मन हुआ कि वो खुद के लिए फूल ही खरीद ले, पर फिर उसे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। उसने ट्रैफिक सिग्नल पर रुककर अपनी आंखों का काजल ठीक किया। वो आज हारकर नहीं जीतकर घर लौट रही थी। वो मैनेजर थी, वो एक सफल महिला थी। उसके दिमाग में उन पुरानी बातों की गूंज कम होने लगी थी जहाँ उसे कमज़ोर समझा गया था। पर उसे क्या पता था कि घर की दहलीज पर खुशियों के बजाय जिम्मेदारियों का एक और पहाड़ उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही सुप्रिया अंदर आई, शेखर ने उसकी ओर देखा भी नहीं और बस इतना कहा, सुप्रिया तुम आ गई? अच्छा सुनो, कल सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है मेरी। मुझे बेंगलोर जाना है एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए। प्लीज़ मेरा बैग पैक कर दो और मेरी वो ब्लू शर्ट प्रेस कर देना। सुप्रिया के हाथ में रखा बैग वहीं जम गया। उसने प्रमोशन लेटर वाली लिफाफे को कसकर पकड़ लिया। उसने सोचा था कि वो अपनी सफलता बताएगी, पर शेखर ने तो उसका हाल तक नहीं पूछा। तभी सासू माँ के कमरे से कराहने की आवाज़ आई। बहू आ गई क्या? ज़रा इधर आ, सुबह से सिर फटा जा रहा है। एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दे और मेरे पैरों में थोड़ा तेल मल दे, आज तो उठना भी भारी हो रहा है। सुप्रिया की आंखों में एक पल के लिए नमी आई, पर उसने उसे पी लिया। उसकी सफलता का लेटर उसके पर्स में ही दबा रह गया। सुप्रिया रसोई में गई। उसने चाय का पानी चढ़ाया और यंत्रवत तरीके से अदरक कूटने लगी। अदरक कूटने की आवाज़ उसके दिल की धड़कन जैसी लग रही थी, तेज और अशांत। तभी आरव दौड़ता हुआ आया। मम्मा, मेरा दोस्त स्वर्ण आज होटल में बर्थडे पार्टी दे रहा है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, शायद देर हो जाए। मेरा ब्लैक जैकेट कहाँ है? बेटा मैंने अलमारी में रखा है, पर क्या तुम आज रुक नहीं सकते? मुझे कुछ, सुप्रिया ने कहना चाहा। ओ मम्मा प्लीज़, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। आरव अपनी धुन से बाहर निकल गया। सुप्रिया चाय लेकर सासू माँ के कमरे में गई। सासू माँ बेड पर लेटी थी। ये लो माँ जी चाय। बड़ी देर कर दी बहू, तुझे पता है ना मुझे शाम को चाय वक्त पर चाहिए होती है।
वैसे ऑफिस में क्या चल रहा है, कुछ खास? सासू माँ ने बिना उत्साह के पूछा। सुप्रिया ने गहरी सांस ली। जी माँ जी, आज मेरा प्रमोशन। तभी सासू माँ का फ़ोन बज उठा। उनकी ननद सुमन का फ़ोन था। सासू माँ ने सुप्रिया की बात बीच में ही काट दी। अरे सुमन, कैसी है? हाँ सुन, आज मेरा बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है। सुप्रिया चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। उसे लगा जैसे वो इस घर का हिस्सा तो है, पर उसकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान या खुशी नहीं है। वो सिर्फ एक सुविधा है जो सबकी ज़रूरतें पूरी करती है। सुप्रिया अब शेखर का सूटकेस पैक करने उसके कमरे में गई। वह कपड़े तह कर रही थी, पर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरकर शेखर की शर्ट पर जा पड़ा। उसने जल्दी से उसे पूछा। तभी अनन्या कमरे में दाखिल हुई। अनन्या अब 16 साल की हो गई थी और अपनी माँ के स्वभाव का बहुत करीब से समझने लगी थी। उसने देखा कि उसकी माँ की पीठ झुकी हुई है और वो बहुत गुमसुम है। मम्मा, अनन्या ने धीरे से पुकारा। सुप्रिया ने बिना पीछे मुड़े कहा, हाँ बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? कॉलेज का असाइनमेंट पूरा हो गया? अनन्या पास आई और उसने सुप्रिया का कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। मम्मा, आप रो रही हैं? क्या हुआ? पापा ने कुछ कहा या दादी ने? सुप्रिया ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। नहीं तो बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रही हैं। आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। और ये लिफाफा कैसा है आपके हाथ में? अनन्या ने सुप्रिया के हाथ से वो पर्स छीन लिया जिसमें प्रमोशन लेटर था। जैसे ही अनन्या ने लेटर निकाला, उसे पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मा, ये तो प्रमोशन लेटर है। आप ब्रांच मैनेजर बन गई हैं, और वो भी इतने कंपटीशन के बाद। वाह मम्मा, यू आर अ रॉक स्टार। अनन्या की चीख सुनकर सुप्रिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने अनन्या को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये कमज़ोरी के आंसू नहीं थे, ये उस घुटन के आंसू थे जो पिछले 2 घंटों से उसके सीने में दबे थे। अनन्या ने उसे संभाला और कहा, मम्मा, आप चुप क्यों रहीं? ये इतनी बड़ी बात है। आज इस घर में जश्न होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप रुकिए, मैं अभी सबको बताती हूँ। नहीं अनन्या, पापा बिज़ी हैं। सुप्रिया ने रोकना चाहा। नहीं मम्मा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज आपकी बारी है। अनन्या ने जब अपनी माँ की आंखों में वो दर्द देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसे समझ आया कि उसकी माँ ने सालों से इस परिवार के लिए अपनी खुशियों का गला घोटा है। मम्मा, आप यहाँ बैठिए। अनन्या ने सुप्रिया को बिस्तर पर बिठाया। आज तक आपने सबको संभाला है, आज मैं इस घर को बताऊंगी कि मेरी माँ क्या है। सुप्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा रहने दो, शेखर परेशान है और दादी बीमार है। लेकिन अनन्या नहीं मानी। उसने चुपके से आरव को मैसेज किया, आरव अभी के अभी घर आओ, मम्मा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अगर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद उसने पास की बेकरी को फ़ोन किया और शहर का सबसे बेहतरीन केक ऑर्डर किया। आधे घंटे के भीतर आरव घर पहुंच गया। वो घबराया हुआ था। दीदी क्या हुआ, मम्मा ठीक तो है? अनन्या उसे कोने में ले गई और धीरे से कहा, मम्मा ब्रांच मैनेजर बन गई है आरव, और हम बेवकूफ़ों की तरह उन्हें इग्नोर कर रहे थे। अब हमें कुछ खास करना होगा। आरव का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी माँ की बातें सुने बिना पार्टी के लिए निकल गया था। आई एम सॉरी दीदी, मुझे क्या करना है बताइए। दोनों भाई बहन ने मिलकर डाइनिंग टेबल को सजाना शुरू किया। उन्होंने घर की लाइटें मद्धम कर दी और मोमबत्तियाँ जलाई। रात के 10 बज चुके थे। शेखर अभी भी लैपटॉप पर उंगलियाँ चला रहा था। तभी अनन्या उसके पास गई और बिना कुछ बोले उसका लैपटॉप बंद कर दिया। अनन्या, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा बहुत ज़रूरी काम, शेखर चिल्लाया। पापा, काम कल भी हो जाएगा, पर आज जो आप खो रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। चलिए डाइनिंग टेबल पर। अनन्या की आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिसे शेखर टाल नहीं सका। उधर आरव ने सासू माँ को सहारा देकर कमरे से बाहर लाया। दादी चलिए, आज आपकी बहू ने कुछ कमाल किया है। अमिता जी चकित थी कि घर में अचानक क्या हो रहा है। जब सब डाइनिंग टेबल पर एकत्र हुए तो वहाँ एक खूबसूरत केक रखा था जिस पर लिखा था, बधाई हो हमारी सुपर मैनेजर। सुप्रिया को अनन्या हाथ पकड़कर वहाँ लाई। सुप्रिया की आंखें अभी भी नम थी। शेखर ने जब केक पर लिखे शब्द पढ़े तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। सुप्रिया, ये क्या है? शेखर ने धीमी आवाज़ में पूछा। अनन्या ने आगे बढ़कर कहा,
पापा मम्मा का प्रमोशन हो गया है, वो अब ब्रांच मैनेजर हैं। उन्होंने 4 सीनियर्स को पीछे छोड़ा है। पापा और हम सब उन्हें सूटकेस पैक करने और चाय बनाने के काम बता रहे थे। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। शेखर को अपनी स्वार्थपरता का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे सुप्रिया ने सालों तक उसके करियर के लिए खुद को पीछे रखा। वह उठा और सुप्रिया के पास गया। सुप्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी इतनी बड़ी जीत को देख ही नहीं पाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, सच में। उसने सुप्रिया का हाथ थाम लिया। सुप्रिया की रुलाई फिर से फूट पड़ी, पर इस बार ये दुख के नहीं, पहचान मिलने के आंसू थे। आरव ने भी आगे बढ़कर अपनी माँ के पैर छुए और माफ़ी मांगी। अमिता जी चुपचाप ये सब देख रही थी। उनके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। सुप्रिया को डर था कि कहीं वे फिर से घर की जिम्मेदारी वाला राग ना अलापने लगे। सासू माँ उठी और धीरे धीरे चलकर सुप्रिया के पास आई। उन्होंने सुप्रिया के सिर पर हाथ रखा। बहू, तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तुझे ताने देती रही, तुझे काम में उलझाए रखा, पर तूने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। सच तो ये है कि तू इस घर की नहीं, अपने काम की भी बेहतरीन मैनेजर है। सासू माँ ने आगे कहा, मैंने शादी के वक्त तुझसे पूछा था कि तू घर और काम में से किसे चुनेगी। तूने घर कहा था और तूने उसे निभाया भी, पर आज मैं अपनी गलती सुधारती हूँ। एक सफल औरत के लिए घर और काम 2 अलग चीज़ें नहीं, बल्कि उसके वजूद के 2 हाथ हैं। मेरा आशीर्वाद है कि तू इस पद से भी ऊंचे पद पर जाए। ये शब्द सुप्रिया के लिए किसी भी अवार्ड से बड़े थे। सालों की कड़वाहट एक पल में धुल गई। सुप्रिया ने केक काटा, सबने उसे बधाई दी। आरव ने संगीत बजाया और पहली बार पूरे परिवार ने साथ मिलकर बिना किसी तनाव के खाना खाया। शेखर ने अपना टूर कैंसिल करने की बात की, पर सुप्रिया ने उसे रोका। नहीं शेखर, आप अपने काम पर जाइए। मुझे खुशी है कि आपको मेरी सफलता का एहसास हुआ। अब मैं अपनी जिम्मेदारी और घर दोनों को पहले से भी बेहतर संभालूंगी। उस रात सुप्रिया को लगा कि उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो सुप्रिया में एक नया आत्मविश्वास था। उसने अपनी सफ़ेद साड़ी पहनी जो उसके पद की गरिमा को दर्शा रही थी। शेखर उसे खुद ऑफिस छोड़ने गया। ऑफिस के गेट पर खड़े होकर शेखर ने उसे सैल्यूट किया और कहा, मैडम मैनेजर, आपका कैबिन आपका इंतज़ार कर रहा है। सुप्रिया मुस्कुराई। आज उसके कदम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और स्थिर थे। ब्रांच पहुँचते ही स्टाफ ने सुप्रिया का भव्य स्वागत किया। जब वो अपनी शाखा प्रबंधक की कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने मेज पर रखे नेम प्लेट को छुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, सफ़र मुश्किल था पर अधूरा नहीं। उसे समझ आ गया था कि एक महिला की सफलता सिर्फ उसके पद से नहीं, बल्कि उस सम्मान से पूरी होती है जो वो अपने परिवार की आंखों में देखती है। तभी उसके फ़ोन पर अनन्या का मैसेज आया, मम्मा, शाम को आपकी पसंद की अदरक वाली चाय मैं बनाऊंगी, आप बस आराम से घर आना। सुप्रिया की आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून था। उसने फाइल खोली और अपने नए सफ़र का पहला दस्तखत किया। ब्रांच का कार्यभार संभालते ही सुप्रिया को एहसास हुआ कि ये कांटों का ताज है। उसके नीचे काम करने वाले कुछ वरिष्ठ पुरुष अधिकारी, विशेषकर मिस्टर खन्ना, एक महिला बॉस के नीचे काम करने को अपनी तौहीन समझ रहे थे। पहले ही दिन मीटिंग में मिस्टर खन्ना ने कहा, मैडम, इस ब्रांच का एनपीए बहुत बढ़ा हुआ है। यहाँ फाइलों से ज़्यादा फील्ड में पसीना बहाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आप घर और बच्चों के बीच ये सब मैनेज कर पाएंगी? सुप्रिया ने उनकी आंखों में आंखें डालकर शांति से जवाब दिया, खन्ना जी, बैंक ने मेरी काबिलियत देखी है, मेरा जेंडर नहीं। फाइलों की चिंता आप छोड़िए और फील्ड की रिपोर्ट मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। सुप्रिया की इस दृढ़ता ने सबको चौंका दिया, पर उसे पता था कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। 1 महीने बाद बैंक के रीजनल ऑफिस से अचानक एक ऑडिट टीम शालीमार नगर ब्रांच पहुंच गई। किसी ने गुमनाम शिकायत की थी कि सुप्रिया के चार्ज लेने के बाद कुछ बड़े लोन्स के क्लियरेंस में अनियमितता बढ़ती गई है। सुप्रिया दंग थी। उसने हर फाइल खुद चेक की थी। उसे जल्दी समझ आ गया कि ये मिस्टर खन्ना और उनके साथियों की चाल है। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सहकर्मी कानाफूसी करने लगे। देखा, औरत को कमान दी तो यही होना था। सुप्रिया उस रात बहुत देर से लौटी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। शेखर ने उसे देखते ही पहचान लिया कि कुछ गलत है। सुप्रिया, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। सुप्रिया ने उसे सब बताया। इस बार शेखर ने उसे सूटकेस पैक करने को नहीं कहा, बल्कि उसके पास बैठकर बोला, सुप्रिया, तुम एक बैंकर हो, सबूतों पर विश्वास करो।
अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरना कैसा? मैं और बच्चे तुम्हारे साथ हैं। सुप्रिया ने हार नहीं मानी। उस रात वो सोई नहीं। उसने घर के स्टडी रूम में बैठकर उन सभी फाइलों की डिजिटल कॉपियाँ खंगाली जो पिछले 1 महीने में पास हुई थी। अनन्या ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और आरव ने फाइलों को क्रमवार लगाने में मदद की। तभी उसे एक एंट्री मिली जिसमें मिस्टर खन्ना के डिजिटल हस्ताक्षर थे, पर उसे सुप्रिया के लॉगिन से अप्रूव दिखाया गया था। सुप्रिया को समझ आ गया कि उसके पासवर्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। मम्मा, आप इसे कल ऑडिट टीम को दिखाएंगी ना? अनन्या ने पूछा। नहीं बेटा, सिर्फ दिखाने से नहीं होगा, मुझे ये साबित करना होगा कि उस समय मैं कहाँ थी। सुप्रिया के दिमाग में एक योजना बन रही थी। अगले दिन बैंक में सन्नाटा था। ऑडिट ऑफिसर ने सुप्रिया को कैबिन में बुलाया। मैडम, इस लोन फाइल पर आपकी मंजूरी है, जबकि इसके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं। आप क्या कहेंगी? मिस्टर खन्ना कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुप्रिया ने शांति से अपना फ़ोन निकाला और उस दिन की अपनी लोकेशन हिस्ट्री और गूगल मैप्स का डेटा दिखाया। सर, जिस समय ये फ़ाइल मेरे लॉगिन से अप्रूव हुई, उस समय मैं एक क्लाइंट मीटिंग के लिए शहर के दूसरे कोने में थी। और रही बात पासवर्ड की, तो मिस्टर खन्ना ने पिछले हफ्ते मेरा लैपटॉप सिस्टम अपडेट के नाम पर लिया था। सुप्रिया ने सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की। मिस्टर खन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ऑडिट टीम ने तुरंत जांच का रुख मोड़ दिया। सच सामने आ चुका था। शाम तक मिस्टर खन्ना को सस्पेंड कर दिया गया। ऑफिस के वही लोग जो कल तक कानाफूसी कर रहे थे, आज सुप्रिया के पास आकर माफ़ी मांग रहे थे। रीजनल मैनेजर ने खुद फ़ोन करके सुप्रिया से कहा, सुप्रिया जी, आपकी ईमानदारी और सूझबूझ ने बैंक को एक बड़े घोटाले से बचा लिया। हमें गर्व है कि आप हमारी ब्रांच मैनेजर हैं। उस शाम जब सुप्रिया घर लौटी तो वह थकी हुई नहीं थी। उसे लगा कि उसने आज सिर्फ एक ऑडिट नहीं जीता, बल्कि अपने पेशेवर गरिमा की लड़ाई जीती है। घर पहुंचती उसने देखा कि सासू माँ ने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया है। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई काम नहीं, आज सिर्फ तुम्हारी जीत का जश्न होगा। सुप्रिया ने महसूस किया कि जब एक स्त्री को अपने घर से सहारा मिलता है तो दुनिया की हर साजिश को नाकाम कर सकती है। उसका सफ़र अब मंजिल की ओर नहीं बल्कि मंजिल के साथ चल रहा था। ऑडिट वाली घटना के बाद सुप्रिया की शोहरत पूरे बैंकिंग जगत में फैल गई। उसे बैंकर ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया। अब उसका समय ऑफिस की मीटिंग, सेमिनार्स और कॉरपोरेट इवेंट से ज़्यादा बीतने लगा। सफलता का नशा ऐसा था कि धीरे धीरे सुप्रिया को एहसास ही नहीं हुआ कि वो उसी ढर्रे पर चल रही है जिस पर कभी शेखर चलता था। अब सुबह वह घर के कामों के बजाय ईमेल चेक करती। सासू माँ की दवाइयों का समय अब अनन्या याद दिलाती थी। एक शाम जब सुप्रिया एक मीटिंग अटेंड करके घर लौटी तो उसने देखा कि घर में अजीब सा सन्नाटा है। शेखर हॉल में बैठा था, पर उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। सुप्रिया, तुम्हें पता है आज आरव का बास्केटबॉल फाइनल था? शेखर ने धीमी आवाज़ में पूछा। सुप्रिया ठिठक गई। वो पूरी तरह भूल गई थी। आई एम सॉरी शेखर, मीटिंग इतनी लंबी खिंच गई कि सॉरी से काम नहीं चलेगा सुप्रिया। आरव पूरे समय गेट की तरफ देखता रहा। उसे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम्हारी मैनेजर वाली पहचान की नहीं। शेखर के शब्दों ने सुप्रिया के सीने में चुभन पैदा कर दी। अगले ही दिन जब सुप्रिया एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दे रही थी कि उसके फ़ोन पर अनन्या की लगातार कॉल्स आने लगी। सुप्रिया ने 2 बार कॉल काटा, पर तीसरी बार उसे उठाना पड़ा। मम्मा जल्दी घर आइए, दादी जी बाथरूम में गिर गई हैं, वे बोल नहीं पा रही हैं। अनन्या की आवाज़ काँप रही थी। सुप्रिया के हाथ से रिमोट कंट्रोल गिर गया। वो बिना कुछ कहे मीटिंग छोड़कर भाग गई। अस्पताल पहुंचते उसे पता चला कि सासू माँ को माइल्ड स्ट्रोक आया है। आईसीयू के बाहर शेखर और बच्चे खड़े थे। सुप्रिया को देखते ही शेखर ने चेहरा घुमा लिया। अब आई हो तो सब कुछ बिगड़ गया। शेखर का गुस्सा जायज़ था। सुप्रिया को एहसास हुआ कि सफलता की ऊंचाइयों को छूते छूते उसने अपनी जड़ों को पानी देना छोड़ दिया था। उसी रात सुप्रिया अस्पताल की बेंच पर बैठी रही। पूरी रात उसने अपनी सासू माँ के उन शब्दों को याद किया, घर में तू बहू के रूप में भी सफल होकर दिखाना। उसे लगा कि वो ऑफिस में तो सफल हो गई है, पर घर के मोर्चे पर हार रही है। उसने अपनी सासू माँ का हाथ थाम लिया, जो अब मशीनों से घिरी हुई थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, माँ जी एक बार ठीक हो जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। तभी सासू माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सुप्रिया का हाथ दबाया। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था,
बस एक बेबसी थी। उस पल सुप्रिया ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन जब सासू माँ की स्थिति में सुधार हुआ तो सुप्रिया ने अपने हेड ऑफिस को एक मेल लिखा। उसने 1 महीने की लंबी छुट्टी मांगी और साथ भी यह स्पष्ट किया कि वह वर्क फ्रॉम होम के बजाय पूरी तरह परिवार के साथ रहना चाहती है। रीजनल मैनेजर का फ़ोन आया। सुप्रिया जी, आपकी परफॉर्मेंस अभी टॉप पर है। इस वक्त छुट्टी लेना आपके अगले प्रमोशन को प्रभावित कर सकता है। सुप्रिया ने शांति से जवाब दिया, सर प्रमोशन फिर मिल जाएगा, पर माँ जी को मेरी ज़रूरत अभी है। एक मैनेजर वही अच्छा है जो ये जानता हो कि किस वक्त कौन सी फाइल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी फाइल है। शेखर ने जब ये सुना तो उसकी नाराज़गी दूर हो गई। उसने सुप्रिया को गले लगाया। सॉरी सुप्रिया, मैं कल ज़्यादा बोल गया था। नहीं शेखर, तुमने मुझे आईना दिखाया। सफलता वही है जिसे परिवार के साथ बैठकर सेलिब्रेट किया जा सके, सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 महीने बाद सासू माँ पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई। घर में फिर से वही रौनक लौट आई थी, पर एक बदलाव के साथ। अब शेखर और आरव अभी घर के कामों में हाथ बटाते थे। सुप्रिया ने अपनी छुट्टी पूरी की और जब वो दोबारा ऑफिस लौटी तो पहले से कहीं ज़्यादा शांत और संतुलित थी। उसने सीखा कि सुपर वूमन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हर काम अकेले करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें। उसी साल के अंत में सुप्रिया को बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। जब वो स्टेज पर भाषण देने खड़ी होती है तो वो कहती है, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये उस परिवार का है जिसने मुझे गिरने दिया ताकि मैं खुद उठना सीख सकूं। एक औरत की असली जीत तब नहीं होती जब वो किसी पुरुष को पीछे छोड़ती है, बल्कि तब होती है जब उसका पूरा परिवार उसके हाथ से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सुप्रिया की नज़रें सामने बैठी सासू माँ, शेखर, अनन्या और आरव पर टिकी थी। उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी, एक संतुलित और खुशहाल जीवन। कुछ महीनों बाद घर में एक नया तूफान खड़ा हुआ। सुप्रिया की ननद सुमन, जो हमेशा खुश मिजाज रहती थी, अचानक अपना सारा सामान लेकर मायके आ गई। सुमन के पति अरविंद के साथ उसकी वैचारिक मतभेद अब झगड़ों में बदल चुके थे। माँ, मैं वापस नहीं जा सकती। अरविंद चाहते हैं कि मैं अपना अस्तित्व पूरी तरह ख़त्म कर दूँ, सुमन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। सासू माँ अमिता जी परेशान हो गई। समाज का डर और बेटी का दुख उन्हें तोड़ने लगा। शेखर ने भी सुमन को समझाने की कोशिश की। सुमन, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है। पर सुप्रिया चुप थी। उसने सुमन की आंखों में वही डर देखा जो सालों पहले उसने अपनी माँ की सलाह सुनकर महसूस किया था। सुप्रिया ने शेखर को टोकते हुए कहा, सिर्फ सुमन ही क्यों एडजस्ट करे? क्या एक घर 2 लोगों के झुकने से नहीं बनता? उस रात घर में सन्नाटा था, पर सुप्रिया ने तय किया कि वो अपनी ननद को टूटने नहीं देगी। अगले दिन अरविंद अपने माता पिता के साथ घर आए। माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। देखिए अमिता जी, आपकी बेटी बहुत महत्वाकांक्षी हो गई है। घर के काम और बड़ों की सेवा से ज़्यादा उसे अपनी बुटीक की फिक्र रहती है, अरविंद के पिता ने आरोप लगाया। सासू माँ कुछ कहने ही वाली थी कि सुप्रिया बीच में खड़ी हो गई। अंकल, सेवा और गुलामी में फ़र्क होता है। सुमन ने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सपनों का गला घोट दे। अरविंद चिढ़ गया। भाभी, आप अपनी मैनेजर वाली बुद्धि यहाँ मत लगाइए। ये बैंक नहीं है, मेरा परिवार है। सुप्रिया ने शांति से जवाब दिया। अरविंद, परिवार भावनाओं से चलता है, पावर से नहीं। अगर सुमन यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही है तो वो यहीं रहेगी, जब तक आप उसे एक इंसान के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस बहस ने घर के भीतर एक वो दीवार खड़ी कर दी जहाँ एक तरफ पुरानी सोच थी और दूसरी तरफ सुप्रिया का नया नज़रिया। घर में 2 हफ्ते बीत गए थे। सुमन डिप्रेशन में जाने लगी थी। एक दोपहर सुप्रिया ने देखा कि सासू माँ अमिता जी सुमन के पास बैठी उसका सिर सहला रही थी। सासू माँ ने सुप्रिया की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, बहू, जब तू संघर्ष कर रही थी तब मैं भी पुरानी सोच वाली सास बनी हुई थी, पर आज जब अपनी बेटी पर बात आई तो समझ आया कि तूने कितनी तकलीफ़ें सही होगी। सुमन को कमज़ोर मत पड़ने देना, मैं तेरे साथ हूँ। सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ का ये बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे सुमन को आत्मनिर्भर बनाएंगी ताकि वो अपनी शर्तों पर समझौता करे, मजबूरी में नहीं। सुप्रिया ने अरविंद को एक न्यूट्रल जगह कैफ़े पर बुलाया। उसने कोई डांट फटकार नहीं की, बल्कि उसे अपनी और शेखर की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे शेखर के समर्थन ने उसे एक
बेहतर इंसान और पत्नी बनाया। अरविंद, एक सफल पत्नी तुम्हारे गौरव को बढ़ाती है, उसे कम नहीं करती। जिस दिन तुम सुमन के बुटीक की पहली सेल पर उसे बधाई दोगे, उस दिन तुम्हें असली सुकून मिलेगा, सुप्रिया ने समझाया। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घर आया और सबके सामने सुमन से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वो सुमन के करियर में उसका साथ देगा। सुमन की विदाई इस बार रोते हुए नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हुई। सुप्रिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो केवल बैंक की ही नहीं, बल्कि रिश्तों की भी बेहतरीन मैनेजर है। समय साल दर साल बीता गया। अनन्या की शादी तय हो गई। शादी के मंडप में सुप्रिया अपनी बेटी को देख रही थी। अनन्या ने अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, मम्मा, मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, जो झुकना भी जानती है और अपना हक छीनना भी। शादी के बाद जब घर थोड़ा खाली हो गया तो सुप्रिया और शेखर छत पर बैठे थे। सासू माँ अंदर आरव को कहानी सुना रही थी। शेखर ने सुप्रिया का हाथ पकड़कर कहा, सुप्रिया, आज तुम क्या सोच रही हो? प्रमोशन या कोई नया प्रोजेक्ट? सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए शेखर के कंधे पर सिर रखा और कहा, नहीं शेखर, मैं बस इस पल को जी रही हूँ। सालों पहले मैंने माँ से कहा था कि मैं फैमिली को चुनूँगी। आज मुझे समझ आया कि मैंने गलत नहीं कहा था। बस मेरी फैमिली की परिभाषा बड़ी हो गई है। अब इसमें मेरा करियर, मेरे सपने और मेरा स्वाभिमान भी शामिल है। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। सुप्रिया शर्मा, जो कभी एक डरी हुई पीओ थी, आज एक मुकम्मल औरत थी। उसने न केवल ऊंचाइयों को छुआ था, बल्कि अपनी जड़ों को भी इतना गहरा कर लिया था कि अब कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता था। दोस्तों, मंजिल केवल उन्हीं को नहीं मिलती जो अकेले भागते हैं, बल्कि मंजिल की असली चमक तब होती है जब आप वहां पहुँचे और पीछे मुड़कर देखें तो आपका पूरा परिवार आपके स्वागत में खड़ा हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन दिनों में जो संस्कार और धैर्य हम दिखाते हैं, वही हमारे आने वाले कल की नींव रखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।